हम लोग बात कर रहे थे, आपका 98 तक बात हुई थी, 99 पर बात होनी है। यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काम करना कब शुरू करेगा? तो सीधी बात उन्होंने कही है कि शपथ या प्रतिज्ञा ये करना ही होगा, उसके बाद आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह काम कर सकते हैं। आप किसी भी पोस्ट पर हैं, उस पोस्ट के साथ जो भी कर्तव्य संबद्ध किए गए उन कर्तव्यों का पालन आप करो। इसके लिए दो ही तरीके हो सकते, एक हम ऐसे नियम बनाएं जिनका अनुपालन यदि आप करते रहो तो उस पोस्ट के साथ जो कर्तव्य संबद्ध किए गए उन कर्तव्यों का पालन अपने आप सुनिश्चित हो जाए। एक तरीका तो यह हो सकता है, और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम आपकी अंतरात्मा उसे आवाज दें, क्योंकि आपसे बेहतर आपका नियंत्रक और कोई नहीं हो सकता। आप स्वयं अपना नियंत्रण जितना बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर कोई बाह्य शक्ति आपका नियंत्रण कर नहीं पाएगी, क्योंकि ये अंततः आप ही हो जिसे सब कुछ करना है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बनकर जाएंगे वो भी आप ही के जैसे लोग होंगे, इसलिए जो कुछ आपके संबंध में सत्य है वही सब कुछ उनके संबंध में भी सत्य है। जो कुछ आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरणा दे सकता है, ठीक वही चीज उन्हें भी अपने कर्तव्यों का प्रेरणा देने के, अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा दे सकता है। तो आपसे आपके काम अर्थात जो कुछ करना आपका कर्तव्य है, इसे करवाना दो ही तरीके से सुनिश्चित हो सकता है। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें आप चाहो तो भी आप अपने कर्तव्य का उल्लंघन न कर पाओ, और दूसरा आपको इस बात के लिए मानसिक तौर पर तैयार किया जाए कि आप अपने कर्तव्य का उल्लंघन करो ही ना। तो यही दोनों तरीके आप देखेंगे सेक्शन 99, जिसे सेक्शन नहीं आर्टिकल 99 ये कहा जाना चाहिए, यही दोनों तरीके यहां अपनाए गए। ये काम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना काम शुरू करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, और शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप ये कहां है? तीसरी अनुसूची। जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेगा। तो शपथ या प्रतिज्ञान इसे करने के उपरांत ही आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह काम करना शुरू करोगे। और शपथ जब भी आपको दिलाई जाती है, वो चाहे साक्षी के तौर पर दिलाई जाए या आम लोक जीवन में, तो उसके साथ ये अपेक्षा होती है, लोग ऐसा मानते हैं कि शपथ लेकर आप झूठ नहीं बोलोगे, शपथ लेकर आप जिस बात को करने का संकल्प लोगे वो काम फिर करोगे। और जो तीसरी अनुसूची है, ठीक है, कहता संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। आप जब शपथ का प्रारूप देखेंगे तीसरी अनुसूची में, तो आप देखेंगे कि वहां इस ढंग की बातें लिखी हैं कि आप जो है भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखेंगे। आप देखें तीसरी अनुसूची कहां कहता है, संसद के निर्वाचन के लिए संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप कहता है कि मैं अमुक जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, और ये कहता हूं कि मतलब भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। कोशिश की गई है कि आप भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ये रखो, ये आपकी अंतरात्मा को
आवाज देने की कोशिश है। और उसके बाद भारत के संविधान में व्यवस्थाएं की ही गई हैं कि संसद के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन हेतु आपको जो जो करना चाहिए वो आप करो। इसके संबंध में अनुच्छेद ये बने ही बने हैं। देखिए, शपथ या प्रतिज्ञान ये किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 100 कहता सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। 3 बातें उन्होंने कही हैं कि सदनों में मतदान, कहता इस संविधान में यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक सदन की बैठक या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। लेकिन जो शुरुआती शब्द हैं उनको भूला नहीं जा सकता, और बेर इसीलिए पढ़ना हमेशा कठिन है, और इसीलिए बेर आपको शुरुआत में जब आप एलएलबी में स्टूडेंट के तौर पर प्रवेश लेते हैं तो बेर से चीजों को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बेर अंतिम सीढ़ी है, आपको समझना चाहिए शुरुआत हमें कहां से करनी चाहिए। शुरुआत तो किताब से ही होगी, क्योंकि किताब कॉन्सेप्शन देगी। बेर तो बहुत कठिन चीज है। ये बिल्कुल ठीक है कि कानून की दुनिया में बेर का ही महत्व है, और बेर में जो लिखा है वही सत्य है। किताब में अगर कुछ लिखा है तो वो गलत है, ये गलत हो सकता है, लेकिन बेर में जो कुछ लिखा है वो 100% सत्य है, क्योंकि बेर में जो कुछ लिखा है वही अधिकृत है। लेजिस्लेचर ये जो इनेक्टमेंट का स्रोत है वहां से बेर ही आया है। लेकिन एकदम बेर आप पढ़ेंगे तो बेर पढ़ने में बहुत कठिनाई रहेगी। आप पढ़ नहीं सकते ऐसा मेरा कहना नहीं है। आप अनंत क्षमताओं से युक्त ये भी हो सकते हैं, और अगर आप ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को लेकर पैदा हुए हैं तो हो सकता बेर आप पढ़ लें, लेकिन मुश्किल तो है। आप ऑर्डिनरी स्टूडेंट के तौर पर बेर नहीं पढ़ सकते। आप देखें, शुरुआत में उसने कहा इस संविधान में यथा उपबंधित के सिवाय, ये शब्द भूले नहीं जा सकते, और इन शब्दों ने पूरे अनुच्छेद की प्रकृति इसे परिवर्तित करके रख दिया। उसने कहा इस संविधान में यथा उपबंधित के सिवाय, और आप इतने शब्द छोड़ देते हैं, और जैसे ही इतने शब्द छोड़े अर्थ का अनर्थ होगा। इसका मतलब यह सामान्य प्रक्रिया हुई है जो यहां दी गई है अनुच्छेद 100 में। यह सदनों के काम करने की सामान्य प्रक्रिया है कि सामान्य तौर पर जब वहां विधायी कामकाज चलेगा तो उपस्थित और मत देने वाले, जरूरी नहीं है कि सदन के सभी सदस्य ये उपस्थित हो, जितने उपस्थित हैं, और उपस्थित हैं लेकिन मत नहीं देते हैं, क्योंकि आप मत देने के लिए किसी को मजबूर ये थोड़े कर लेंगे। 200 सदस्य उपस्थित हैं, इफेक्टिव मेंबरशिप 545 है, यानी 345 अनुपस्थित है। अब 200 मेंबर्स में से 150 वोट कर रहे हैं। इसका मतलब विधायी कामकाज के लिए, इसका मतलब सदन का वो ठीक है हाउस, संसद का वो सदन जिसमें 150 मेंबर उपस्थित है, अगर किसी प्रस्ताव को पास करना चाहता है तो कितने मत चाहिए? 76। और 150 अगर बराबर बराबर विभाजित हो जाए तो जो प्रिजाइड कर रहा है उस मीटिंग को वो वोट करेगा, अदरवाइज वो वोट प्रथमता नहीं करेगा। लेकिन इफेक्टिव मेंबरशिप कितनी है? इफेक्टिव मेंबरशिप लोकसभा का होगा तो 545 इस समय, और अधिकतम कितना हो सकता है? 550।
और राज्यसभा का मामला है तो इफेक्टिव मेंबरशिप कितनी है? 250 उपस्थित और मत देने वाले इन सदस्यों के बहुमत से सामान्य विधायी कामकाज का, ठीक है, संचालन ये किया जाएगा। विशेष बहुमत, इसकी जरूरत ये भी होगी। अभी हम लोग पीछे देख के आए, लोकसभा या का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, उन्हें अगर हटाना है तो सदन की कुल सदस्य संख्या उसके बहुमत से या उसके बहुमत के बिना हटाया नहीं जा सकेगा, यह लिखा था। कुल सदस्य संख्या का बहुमत यह होना चाहिए, तभी हटाया जा सकेगा, अन्यथा आप लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को हटा नहीं पाएंगे। इसका मतलब यह निकला कि यह सामान्य नियम है कि राज्यसभा के सभापति या उपसभापति, इनको हटाने के लिए तो विशेष बहुमत की जरूरत है, लेकिन सामान्य कामकाज के संचालन के लिए अनुच्छेद 100 के मुताबिक उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत केवल इतना चाहिए। और ये अर्थान्वयन हम खुद नहीं कर रहे, उसने लिखा इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जैसा कि संविधान में अन्यथा उपबंधित है वो भी लागू होगा। और यहां लिखी हुई बात यह भी लागू होगी। सामान्य कामकाज है, ऐसे संचालित होगा। कोई विशेष काम करना है, जो संविधान का संशोधन होगा, देखेंगे जब 368 आएगी तो वहां विशेष कामकाज ये करना होगा, और जो विशेष कामकाज करना होगा तो विशेष बहुमत जो लिखा है संविधान में वो होना चाहिए। तो सामान्य विधायी कामकाज वो इस ढंग से होगा। और कहता सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, क्योंकि हाउस की मीटिंग को प्रिजाइड सभापति या अध्यक्ष कर रहे हो जरूरी नहीं है, पीछे पड़ के आए कि सभापति या अध्यक्ष उनका पद रिक्त, तो उपाध्यक्ष या उपसभापति वो प्रिजाइड करेंगे, और उपसभापति या अध्यक्ष अनुपस्थित है या कार्य करने में असमर्थ है, जो पद रिक्त है, तो फिर सदन की प्रक्रिया इसके नियमों से किसी व्यक्ति का निर्धारण किया जाएगा और वह हाउस की बैठक को प्रिजाइड करेगा। इसलिए यहां क्या लिखा उन्होंने कि सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। एक विशेष बात आई है, उसने कहा सभापति या अध्यक्ष, और सभापति राज्यसभा के कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के मेंबर नहीं होंगे, और अगर उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई प्रस्ताव ये राज्यसभा में विचाराधीन है, तो अपेक्षा यह की गई थी कि जब तक वो प्रस्ताव विचाराधीन है तब तक उपराष्ट्रपति महोदय पीठासीन नहीं होंगे, और अगर उन्हें हटाने के प्रस्ताव को पारित करने की कोशिश होती है तो वो उसमें मत नहीं देंगे। यदि उपसभापति उसे हटाने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन होगा, उस पर वोटिंग होगी, तो उपसभापति मत देगा। क्यों? उपसभापति राज्यसभा का मेंबर है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ये लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं है। ये चीज हम लोगों ने देखी थी। और लेकिन राज्यसभा के सभापति को उनके हटाने का प्रस्ताव जो विचाराधीन होगा तो उस पर बोलने का अधिकार ये रहेगा, बोलेंगे वो, कार्यवाहियों में भाग लेने का हक ये होगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। लेकिन जहां तक विधायी कामकाज का सवाल है, तो विधायी कामकाज में उन्होंने कहा कि सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में काम करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत देने का अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, एट द वेरी फर्स्ट इंस्टांस वो वोट नहीं देंगे विधायी प्रस्ताव के समर्थन अथवा विरोध में। लेकिन अगर प्रस्ताव पर मत बराबर हो जाते हैं
तो चाहे सभापति हो, चाहे अध्यक्ष हो, और चाहे उस रूप में कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, वो निर्णायक मत देगा। अर्थात इस दशा में राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के मेंबर नहीं है, उन्हें भी सामान्य विधायी कामकाज के संबंध में वोट देने का हक मिल गया। ठीक है ना। उसने लिखा कि सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमता मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। हटाने की बात अलग है और सामान्य विधायी कामकाज की बात अलग है। हटाने की बात तो राज्यसभा के सभापति मत नहीं देंगे, क्यों? उपराष्ट्रपति होने के नाते वे राज्यसभा के मेंबर नहीं है, सभापति हैं। ठीक है। फिर कहता संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी, और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्रवाइयों में उपस्थित रहा है, या उसने मत दिया है, या अन्यथा भाग लिया है, तो भी संसद की कोई कार्यवाही विधिमान्य होगी। और अनुच्छेद 100 खूब पूछा जाता है, इसमें तो एक एक चीज पूछी जाती है। सीधी बात कह रहा है कि संसद के जो 2 सदन हैं, उन सदनों में से किसी भी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति है। ऐसा अक्सर ही होता है कि लोकसभा में इतने मेंबर नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो गई या इस्तीफा दे दिए या कोई अन्य कारण है जिसकी वजह से वो लोकसभा के मेंबर नहीं रह गए। यही स्थिति राज्यसभा में है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर संसद के दोनों सदनों की सदस्यता में कोई रिक्ति है तो संसद के वे सदन काम करने में अक्षम हो जाए। काम फिर भी चलता रहेगा, काम करने में कोई अक्षमता ये पैदा नहीं होगी सदस्यता में रिक्ति के कारण। क्योंकि आप देखते हैं लोकसभा उसकी सदस्यता में रिक्ति हो या राज्यसभा की सदस्यता में रिक्ति हो, चुनाव आयोग को दोनों का चुनाव कराने के लिए कुछ समय ये लगता है, और उतने समय तक संसद के सदनों को काम करने से नहीं रोका जा सकता। इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि अनुच्छेद 100 इसकी व्यवस्था कर रहा है, और अनुच्छेद 102 ये कह रहा है संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी। और साथ ही साथ अगर बाद में यह पता लगे कि कोई व्यक्ति जो डिस्क्वालिफाइड था संसद का सदस्य होने के लिए और वो संसद का सदस्य बन गया, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन की जानकारी नहीं हो पाई, तो भी संसद की जो कार्यवाही है वो अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी। यद्यपि ऐसा व्यक्ति संसद की कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है जो डिस्क्वालिफाइड था। मानिए किसी विधायी कामकाज पर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णय हुआ और सिर्फ एक वोट से वो विधायी प्रस्ताव संसद के उस सदन के द्वारा स्वीकार किया गया, और बाद में पता लगता है कि उसमें 2 सदस्य या 10 सदस्य डिस्क्वालिफाइड थे। अब आप ये कहो कि वो विधेयक जिसे एक वोट से पारित किया गया है पारित नहीं हुआ क्योंकि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 10 डिस्क्वालिफाइड थे, और जो विधायी प्रस्ताव है वो सिर्फ एक वोट से स्वीकार हुआ। इसलिए इस विधायी प्रस्ताव को विधायी प्रस्ताव का पास होना नहीं माना जा सकता। तो आपकी बात मानी नहीं जाएगी। ये माना जाएगा कि विधायी प्रस्ताव उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित हुआ है। क्यों? अनुच्छेद 102
ये कह रहा है कि अगर बाद में ये पता लगता है कि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य होने के योग्य नहीं था, न सिर्फ संसद में बैठा था बल्कि उसकी कार्यवाहियों में भाग ये भी ले रहा था, तो भी संसद के उस सदन की वह कार्यवाही जिसमें ऐसा व्यक्ति उपस्थित रहा है और उसने मत ये भी दिया है, तो भी संसद की वो कार्यवाही अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी। जिस दिन डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय होगा उस दिन वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा। यद्यपि डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय यह भी हो सकता है कि संसद का कार्यकाल पूरा हो जाने पर हो, ठीक है। संसद का कार्यकाल पूरा हो जाने का मतलब यह है कि राज्यसभा उसका कार्यकाल तो कभी पूरा ही नहीं होगा, लेकिन उस सदस्य का कार्यकाल राज्यसभा में यह तो पूरा हो ही सकता है। यानी 6 वर्ष तक लगातार वो राज्यसभा का सदस्य रहा और 6 वर्ष बाद पता लगा, कॉम्पिटेंट कोर्ट का डिक्लेरेशन आया कि ही वॉज नॉट एलिजिबल टू बी इलेक्टेड या टू बी द मेंबर ऑफ, ठीक है, राज्यसभा, वो इस लायक ही नहीं था। तो भी 6 वर्षों के दौरान उसने राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो काम किया है उसको अविधिमान्य नहीं माना जाएगा। और यही स्थिति लोकसभा के संबंध में रहेगी और लोकसभा का कार्यकाल ये तो 5 ही वर्ष है। अगर पूरा कार्यकाल समाप्त हो जाए और उसके बाद पता लगे कि वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य होने योग्य नहीं था, तो भी उसके द्वारा कृत कार्यवाही ये अविधिमान्य नहीं मानी जाएगी। ये अनुच्छेद 102 कह रहा है। 103 कहता है जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग इससे होगी। जब भी खूब पूछा जाता है, यानी सदन के प्रत्येक, संसद के प्रत्येक सदन, इसकी गणपूर्ति ये कितने सदस्यों से होगी, हमेशा एक मिनिमम नंबर इसको सेट किया जाता है किसी भी काम को करने के लिए, एक न्यूनतम सीमा, इसका निर्धारण तो किया ही जाएगा। जैसे आपके लिए न्यूनतम सीमा निर्धारित है कि नागरिक के रूप में कम से कम आपको इतना करना चाहिए और इतना नहीं करना चाहिए, और एक नागरिक के तौर पर न्यूनतम जो न करना आपसे अपेक्षित है उसी को अपराध के रूप में चिन्हित किया गया है। किसी भी प्रकार की चोरी यह आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन न्यूनतम इतना तो नहीं ही करना चाहिए कि दूसरे की जंगम संपत्ति उसी को उसकी सम्मति के बिना उसके कब्जे से परमानेंटली ले लेने के आशय से आप उसे हटाओ। कम से कम इतना तो नहीं ही करना चाहिए। और अगर इतना भी कर रहे हो तो फिर आपको दंड दिया जाएगा, और अगर इतना नहीं कर रहे हो तो दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप अच्छे आदमी कहे जाओ यह भी नहीं होगा। और इसीलिए आप जिनको अच्छा आदमी माने बैठे हो वे एक भी अच्छे आदमी नहीं है, क्योंकि आप उनको अच्छा आदमी माने बैठे हो जो सिर्फ अपराध नहीं कर रहे। और अपराध वो है जो कि न्यूनतम आपसे न करने के लिए अपेक्षित है। आप किसी के मन को दुखा रहे हो तो भी आप अच्छे आदमी नहीं हो, उसे चोट पहुंचा रहे हो, अब समाज बीच में आएगा, अब हम आपको दंडित करेंगे। आप उनको अच्छा माने बैठे जो दूसरों को चोट तो नहीं पहुंचा रहे,
लेकिन उनको विभिन्न तरीकों से खूब परेशान और दुखी कर रहे हैं। और इसीलिए आपके द्वारा जिन जिन लोगों को अच्छा माना जाता है उनसे किसी अच्छे समाज का निर्माण हो ही नहीं रहा, न होगा, क्योंकि आपने अच्छा उन्हें मान लिया जो न्यूनतम का पालन कर रहे हैं। न्यूनतम का पालन करने वाला कभी अच्छा नहीं हो सकता। आप 33% अंकों के साथ पास हो गए तो अच्छे विद्यार्थी नहीं है। पास तो हो गए लेकिन अच्छे विद्यार्थी आप हैं ये बिल्कुल नहीं है। न्यूनतम का पालन करने वाला कभी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी न्यूनतम का निर्धारण किया जाता है कि कम से कम इतना तो हो। न्यूनतम का निर्धारण सिर्फ इसलिए किया जाता है कि एक न्यूनतम चीज तो निर्धारित की जाए ताकि अकर्मण्य है और आलसी किस्म के लोग उनके आलस्य और अकर्मण्यता से निपटा जा सके, इसके लिए न्यूनतम का निर्धारण होता है। न्यूनतम का निर्धारण इसलिए नहीं होता है कि आप सिर्फ न्यूनतम करके बैठ जाओ। सरकारी कर्मचारी यही करता है, न्यूनतम उससे अपेक्षित है कि 10 फाइलें दिन में वो देखे, तो वो 10 ही देखेगा, 11वीं देखेगा ही नहीं। और 10 फाइलें 1 घंटे में देख लेगा और फिर 9 घंटे बीड़ी पिएगा, बैठ के घूमेगा, करे कुछ नहीं। न्यूनतम करने वाला कभी भी अच्छा आदमी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। लेकिन न्यूनतम का निर्धारण इसलिए होता है कि कम से कम इतना हो। ऊपर कहा कि संसद के किसी भी सदन में विधायी कामकाज उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से चलाया जाएगा। उपस्थित और मत देने वाले सदस्य 545 और सिर्फ 10 उपस्थित हैं। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विधायी कामकाज चलेगा, ऊपर कहा। अब इफेक्टिव मेंबरशिप 545 लोकसभा की, इफेक्टिव मेंबरशिप राज्यसभा की 250 है और सिर्फ 10 बैठे हैं वहां, और 10 में से 6 एक पक्ष में आ गए। लीजिए, देश का कानून बन गया अनुच्छेद 101 के मुताबिक कि 6 सांसदों की इच्छा से बना हुआ कानून लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को कायम करेगा। ये तो किसी भी दशा में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था द्वारा निर्मित कानून कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए न्यूनतम का निर्धारण किया और कहा संसद विधि बनाकर उस न्यूनतम का निर्धारण कर सकती है। जितने सदस्यों की उपस्थिति में सदन का कामकाज चलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति अर्थात कोरम संगठित हुआ माना जाए। अरे कम से कम कुछ तो होने चाहिए, मिनिमम नंबर, ये तो निर्धारित करेंगे हम। जैसे मिनिमम नंबर आपके पास होने के लिए निर्धारित किया गया है कि आप किसी भी कक्षा इससे उत्तीर्ण माने जाएं, इसके लिए जरूरी है कि मिनिमम इतना अंक तो प्राप्त ही करें। अगर उतना भी प्राप्त नहीं कर रहे तो फिर आपको अगली कक्षा में प्रोन्नत करना यह समाज के लिए घातक है। इसलिए एक न्यूनतम नंबर यह तय किया जाता है। संसद के सदनों की गणपूर्ति, इसके लिए भी न्यूनतम नंबर फिक्स करने का जो हक है वो संसद के पास है। लेकिन संसद अगर विधि नहीं बनाती है इस संबंध में तो प्राइमरीली इस संबंध में व्यवस्था स्वयं अनुच्छेद 100 ये कर रहा है। और अनुच्छेद 100 कहता है कि ऐसी दशा में जो गणपूर्ति
वो संसद के दोनों सदनों की जो इफेक्टिव मेंबरशिप है उसका 1/10, यानी 545/10, 54.5 आए। लेकिन कम से कम 54.5 जब आएंगे तो 55 मान लेना ये ठीक होगा, 53 नहीं माना जा सकता। इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि वो, या 54 नहीं माना जा सकता, इसलिए नहीं माना जा सकता कि अगर आपने 54 माना तो 0.5 बचता है, और अगर आप 55 मान लें तो 0.5 बढ़ता है। लोकतंत्र की भावना के अनुकूल यह है कि बढ़ा हुआ इसे माना जाना चाहिए, घटे हुए को नहीं माना जाना चाहिए। हमने कहा ना कि संदर्भ से तय होगा कि किसी भी बात का अर्थ क्या है। संदर्भ के बिना बातों के, शब्दों के अर्थ नहीं निकल सकते, और इसीलिए आपको हाई स्कूल से सिखाया जाता है प्रसंग और संदर्भ सहित व्याख्या, उसका अपना मूल्य है। ये आदत विकसित कराने की कोशिश की जाती है कि आप संदर्भ के अनुसार अर्थ निकालें, क्योंकि अर्थ संदर्भ के बिना नहीं निकल सकता। हमने आपको कई बार कहा कि अगर आप ईसा मसीह की बात को इस ढंग से समझते हैं कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर देना, अगर आप इस तरह समझते हैं उसे कि दोनों गालों पर जब वो थप्पड़ मार दे बस उसी क्षण तक प्रतीक्षा करना और उसके बाद आप स्वतंत्र हो जाएंगे संबंधित व्यक्ति से अपना बदला खुद लेने के लिए, तो आपने ईसा मसीह को समझने में भूल कर दी है। फिर आपने उनके संदेश को नहीं समझा। वो जो कॉन्टेस्ट है, उस कॉन्टेस्ट में उनकी बात को समझना पड़ेगा, और वो कॉन्टेस्ट ये है कि आपको संबंधित व्यक्ति इससे स्वयं अपना बदला लेने का कोई प्रयास ये नहीं करना चाहिए। वो दूसरे गाल पर भी मार दे और ईसा मसीह इस समय जीवित हो, या किसी तरीके से ईसा मसीह से आपका संवाद ये स्थापित हो जाए, और आप उनके सामने ये सवाल रखो कि आपने सिर्फ इतना ही कहा है कि कोई दूसरे गाल पर थप्पड़ मारे तो ठीक है, तो दूसरे गाल पर मारा गया थप्पड़ सहन कर लेना। अगर फिर वो थप्पड़ मार दे तब क्या करना चाहिए? तो ईसा मसीह यही जवाब देंगे कि फिर पहले वाला गाल आगे कर देना। वो दूसरा और कोई जवाब दे नहीं सकते। कॉन्टेस्ट ये है, संदर्भ ये है, लिटरल मीनिंग नहीं निकाले जा सकते। जो कुछ कहा सिर्फ उसी का अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसे 54.5 नहीं माना जा सकता, 55 माना जाएगा। और जहां तक राज्यसभा का सवाल है तो 250 इफेक्टिव मेंबरशिप है, मिनिमम 25 हो गया 1/10। हालांकि ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि संसद के सदनों का विधायी कामकाज 55 मेंबर लोकसभा में और 25 मेंबर राज्यसभा में चला पाए। ये बहुत बढ़िया पोजीशन नहीं कही जाएगी, लेकिन ये फिर आपकी भी जिम्मेदारी है, सब उन्हीं की नहीं है। आप भी सोचें कि आपने किनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भेजा है, सब उन्हीं की है। भारत में बड़ी अजीब बात है, चुनते आप हैं और फिर गाली पता नहीं किसे देते हैं। किसने चुना भाई? किसने चुना? कोई ऊपर से भेजा गया? किसी ने अपॉइंट किया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को? आप गाली दे किससे रहे हो? खुद को दो, चुना तो आपने, मत चुनना अगली बार। ठीक है, फिर आपको गाली देने का हक ही कहां बचता है? लेकिन आदमी बस अपने को बचाता है, दूसरे उसे सब खराब नजर आते हैं, और सारे उपदेश वो दूसरों को देता है। तो इसलिए ये आप भी सोचे फिर,
आपके चुने हुए संसद के सदस्य को वहां घुसने से रोका तो नहीं किसी ने? क्यों नहीं गए? किसी ने मना किया? और जो मना नहीं किया और आपने ही चुनकर भेजा तो आप जानो, कोई क्या करे? जो व्यवस्था बनाई जा सकती वो बनाई, मिनिमम नंबर ये रख दिया। हालांकि बहुत लोकतंत्र की भावना के अनुकूल नहीं है कि 55 लोकसभा के मेंबर, उनमें उपस्थित और मत देने वाले, यानी गणपूर्ति तो 55 से हो गई और मानिए 10 ही ने वोट दिया। अरे भाई, गणपूर्ति हो गई, बैठक चलने लगेगी। गणपूर्ति होने के उपरांत बैठक तो शुरू हो जाएगी। आपने 33% नंबर पा लिया, अगली क्लास में तो हम आपको भेज देंगे। अगली क्लास में तुम्हें कुछ ना आए तो हम क्या करें? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगली क्लास में तो कुछ ना आए और तुम्हें कभी रोजगार ना मिले तो हम क्या करें? जैसे आप आजकल बड़ा सुनते हैं ना कि सब रोजगार नहीं मिल रहा। बीटेक की डिग्री तुम्हारे पास, इंजीनियरिंग के सिद्धांत तुम्हें आते ही नहीं। वकालत की डिग्री तुम्हारे पास, वकालत के सिद्धांत आते ही नहीं। डॉक्टर तुम हो और तुम्हें पेट दर्द की भी दवा नहीं मालूम, तो क्या किसी ने उधार खाया है कि वो आए और तुम्हें पैसे देकर चला जाए? हमें तो आज रोजगार की स्थिति ये दिखाई देती है कि तुम्हें खाना भी बनाना आता है। खाना बनाना तो छोड़ो, खाना खाना आता है। हम तो YouTube पे चैनल देखते हैं, खाना खाकर पैसे कमा रहे हैं। खाना खाकर। तुम्हें ठीक से खाना खाना ही आता हो तो आज अवसर तो इतना ज्यादा है। जब तुम्हें कुछ आता ही नहीं तो किसी की क्या गलती है भाई? किसी की तो कोई गलती नहीं। तो 55 मेंबर, इनको ठीक है उपस्थित होने की दशा में सदन का कामकाज शुरू हो जाएगा। अब 55 में से वोट दिया 10 ने, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से, तो 10 ही तो उपस्थित और मत देने वाले सदस्य हुए। 45 तो उपस्थित है किंतु मत कहां दिया? उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विधायी कामकाज हो जाएगा। अभी भी 10 लोगों ने अगर केवल वोट दिया तो 6 के द्वारा वोट देने की दशा में विधायी कामकाज हुआ माना जाएगा। क्या गणित भी नहीं आती है? आपके चेहरे पर बल क्यों है? तो बड़ा सीधा सा गणित है, सीधे सीधे। इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं समझने लायक, ये तो सीधे गणित के सिद्धांत है। ठीक है, अब आप सोचे आपने किन लोगों को चुनकर भेजा? ये गलती आपकी है, किसी और की नहीं है। तो लोकतंत्र, इसे जीवित रखने की जिम्मेदारी खाली फ्रेमर्स की नहीं है, आपकी भी है। उन्होंने एक मिनिमम नंबर फिक्स कर दिया, उतना है, बात खत्म हो गई। हां, जहां महत्वपूर्ण मामला होना है, जहां देश की राज व्यवस्था इसके प्रभावित हो जाने का सवाल है, वहां उन्होंने स्वयं आप पर विश्वास नहीं किया। यही उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शित करता है। वहां आपकी बात पर विश्वास नहीं है उन्हें। फिर उन्होंने स्वयं विशेष बहुमत की बात ये की है विभिन्न जगहों पर। स्वयं उन्होंने लिख दिया कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत ये होना चाहिए। और जब संविधान का संशोधन देखेंगे तो वहां आएगा सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। यानी वहां एक विशेष बहुमत की बात हुई है, जहां राज व्यवस्था प्रभावित हो जाने का खतरा है। और डेली रूटीन लाइफ तो ठीक है, अगर एक विधेयक जनता की इच्छा के विपरीत पारित भी हो जाएगा तो कितने दिन चलेगा? और उसे बदल देने के लिए
फिर वही प्रक्रिया चाहिए, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत। वो कोई कठिन बात तो है नहीं, लेकिन कुछ तो सिला आपको भी मिलना चाहिए। भाई सब कुछ और ही को लोग क्यों झेले? तो ठीक है, आपने जैसे चुनकर भेजे, उन्होंने जो विधेयक बनाया उसका मजा कुछ दिन तो लो, आगे बदल जाएगा तो बदल जाएगा। इसलिए जो सामान्य विधायी कामकाज वो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। लेकिन अगर कहीं राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल है तो संविधान के फ्रेमवर्क से फिर भरोसा आप पर नहीं किया, फिर तो उन्होंने स्वयं विशेष बहुमत की बात की है। तो गणपूर्ति, मिनिमम नंबर, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम नंबर, ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में किया जाता है। पास होने के लिए भी मिनिमम नंबर ये रखा गया है। आप हर बात पे पूछते हैं, अरे कम से कम बताओ कितना करें। तो कम से कम, जैसे आप बताते ना कि चैनल के मोनेटाइज होने के लिए मिनिमम इतना होना चाहिए, तो मिनिमम फिक्स इसलिए किया जाता है कि जो एलिजिबल है उसकी एलिजिबिलिटी की कुछ तो जांच हो जाए। यद्यपि उसकी एलिजिबिलिटी की संपूर्ण जांच ये संभव नहीं है, ये मानवीय क्षमता के परे है, लेकिन फिर भी कुछ तो हो जाए, इसलिए मिनिमम नंबर फिक्स किए जाते हैं। यहां भी गणपूर्ति के लिए मिनिमम नंबर ये फिक्स किया है आपका। फिर देखें, कहता है 104 में, यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती। यानी अगर अधिवेशन शुरू हुआ और गणपूर्ति नहीं है, आधे उठे चाय पीने चले गए, आधे कहीं चले गए, कहीं कुछ हो गया, तो उसका कर्तव्य है कि वो बैठक को स्थगित कर दे और गणपूर्ति की प्रतीक्षा करे। अगर गणपूर्ति हो जाए तो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। गणपूर्ति हो जाए, और गणपूर्ति कितने से होगी? 1/10 से। यह संसद विधि बनाकर कुछ और संख्या निर्धारित कर दे गणपूर्ति के लिए। फिलहाल तो निर्धारित नहीं है। तो 55 आ गए लोकसभा में और 25 आ गए राज्यसभा में, शुरू हो जाएगा मसला। और विधायी कामकाज उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से, उसमें तो 10 सिर्फ वोट दे रहे हैं। उपस्थित 55 है, लेकिन उपस्थित और मत देने वाले सदस्य कितने हैं? 10। उनका बहुमत 6 अगर कह दें, हो गया पास। यद्यपि ये लोकतंत्र की आत्मा के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन इसके जिम्मेदार आप भी हैं। अपने को बचाना नहीं चाहिए, और आदमी की आदत यह है कि वो खुद को बचा लेता है, बाकी सब दोषी हैं, केवल यही निर्दोष है। आपने ऐसे लोग चुनकर भेजे जिनमें अधिकांश तो गए ही नहीं, और जो गए 55, उनमें से भी 45 वोट नहीं दिए, और जिन 10 ने वोट दिया उनमें से भी 4 ने आपके खिलाफ वोट दिया। अगर गलत कानून बनना है तो सिर्फ 6 लोग निकले। तो जरा अपनी कार्य कुशलता, क्षमता और योग्यता, इसका भी मूल्यांकन कर लो। ये सब दूसरों की ही जिम्मेदारी है, जैसे सरकारें गाली दो, ठीक है कि सरकार ये नहीं कहे, कूड़ा आप गली में डाल रहे हो, क्या प्रधानमंत्री आएंगे साफ करने? सुबह झाड़ू लगी, लेकिन 2 कदम चलकर कूड़ा डालने के स्थान पर कूड़ा डालने में आप थके जा रहे हो, वहीं घर से बाहर निकले और ये लीजिए, और उसके बाद गवर्नमेंट कुछ करती ही नहीं। अरे भाई, 2 कदम चलकर कूड़ा डालने के स्थान पर कूड़ा डालने में आप थके जा रहे हो, वहीं घर से बाहर निकले और ये लीजिए, और उसके बाद गवर्नमेंट कुछ करती ही नहीं। अरे भाई, 2 कदम चलकर कूड़ा डालने के स्थान पर कूड़ा डालने में आप थके जा रहे हो, वहीं घर से बाहर निकले और ये लीजिए।
गवर्नमेंट क्या आपके घर में आए झाड़ू लगाने? कुछ तो कर लो अपने आप भी। कुछ भी करने को तैयार नहीं, कुछ भी करने को तैयार नहीं। और सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है, दिन रात सरकार को गाली देना, बस एक सूत्री कार्यक्रम। इसी में सारी बुद्धिमत्ता है। खुद किसी प्रकार की कोई नैतिकता, किसी प्रकार की कोई नैतिकता, किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नैतिकता, हम एक प्रकार की नैतिकता की बात ही नहीं कर रहे, हर प्रकार की नैतिकता, किसी नैतिकता का कोई पालन नहीं। और उपदेश दूसरों को रोज, ठीक है ना? तो आप भी कुछ करें। तो अनुच्छेद 100 ये बता रहा है कि सदनों का कामकाज उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से चलेगा। हां, स्वयं संविधान कुछ अन्यथा उपबंधित कर रहा है तो बात बिल्कुल डिफरेंट है, तब बात अलग है। अदरवाइज कामकाज ये सामान्य बहुमत से चलेगा। दूसरी बात, जो प्रिजाइड कर रहा होगा वह प्रथमता मत देने का अधिकारी नहीं होगा। और तीसरी बात कि संसद के दोनों सदनों की सदस्यता में कोई रिक्ति है, इसके कारण से सदन काम करने से रुकेगा नहीं, काम चलता रहेगा। यहां तक कि अगर यह भी पता लगता है कि कोई व्यक्ति था जो एलिजिबल नहीं था सांसद होने के लिए, वो भी बैठा रहा, तो भी संसद की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा संसद ये बताएगी गणपूर्ति कितने सदस्यों से होगी, अर्थात संसद का कामकाज कितने सदस्यों की उपस्थिति में मिनिमम संचालित किया जा सकेगा, यह भी बताएगी। और संबंधित व्यक्ति जो प्रिजाइड कर रहा है हाउस की मीटिंग को, उसका यह कर्तव्य होगा कि यदि गणपूर्ति न हो किसी अधिवेशन की तो वो बैठक को स्थगित करे, लेकिन गणपूर्ति न हो, ये नहीं लिखा है कि संसद के अधिकांश सदस्य अनुपस्थित हो तो वो बैठक को स्थगित कर दे, ये उसका कर्तव्य होगा, ये नहीं लिखा है। मिनिमम 55 उपस्थित है, मिनिमम 25 उपस्थित है, चलेगा, ठीक है। अल्टीमेटली जो कुछ अच्छा हो रहा है उसके लिए आप अपनी पीठ ठोक रहे हो, तो जो कुछ बुरा हो रहा है उसको भी थोड़ा बियर करना सीखना चाहिए। अच्छे अच्छे सब काम आप ही की बदौलत हो रहे हैं और बुरे बुरे सब दूसरों की बदौलत हो रहे हैं। अगर आप इस बात पर बड़ा गर्व करते हैं कि हमने संविधान बनाया और खुद को आत्मार्पित किया, और आप इस बात पर बड़े गर्व करते हैं कि हम भारत के लोग शक्ति के अंतिम स्रोत हैं और हमारी इच्छा से शासन चलना चाहिए, तो तुम्हारी इच्छा से चल रहा है। फिर जो हो रहा है उसके लिए अपने उत्तरदायित्व को भी स्वीकार करो, या वो करेंगे ही नहीं, सब मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तू। और रोज अभिव्यक्ति के सभी माध्यमों पर आप यही होता देखेंगे, यही होता देखेंगे। एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, बस एक सूत्री कार्यक्रम, सारी बुद्धिमत्ता सरकार की आलोचना में है। करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, करिए, लेकिन खुद भी कुछ करिए। आप सरकार की जिन बिंदुओं को लेकर आलोचना कर रहे हैं, कम से कम वो बिंदु आप में तो नहीं दिखाई देने चाहिए। आप सरकार की आलोचना इसलिए कर रहे हैं कि मंत्री अपना काम नहीं कर रहे, तो तुम कर रहे हैं भाई, पहले तो तुम अपना काम करो, फिर मंत्री अपना काम नहीं कर रहे इसके लिए गाली दो, बात अच्छी लगेगी, ठीक है ना। खुद तो कुछ कर ही नहीं रहे और मंत्री अपना काम नहीं कर रहे इसलिए उन्हें गालियां दे रहे हैं। तो मंत्री तो पूरे देश का कामकाज संचालित कर रहे, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो खुद भी कुछ कर लेना चाहिए। खैर, आगे हम लोग बात कर रहे हैं, कह रहा है स्थानों का रिक्त होना 101। तो अब जो 101 कहेगा उसके मुताबिक आप संसद के दोनों सदनों में से किसी एक के सदस्य यही हो सकते हैं। अगर आप संसद के दोनों सदनों के सदस्य चुन लिए जाते हैं तो दोनों के मेंबर आप नहीं होंगे।
यद्यपि दोनों का चुनाव लड़ने के संबंध में कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों के सदस्य इलेक्ट हो जाते हो तो फिर वो कहता है 101 में, जब कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का, ठीक है, कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, पहले तो एक डिक्लेरेशन दे रहा है, और जो व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी। आप राज्यसभा के मेंबर थे, लोकसभा के भी मेंबर हो गए, क्योंकि आपने चुनाव लड़ा, लोकसभा के मेंबर हो गए आप, तो आप लोकसभा के मेंबर रहेंगे या राज्यसभा के मेंबर रहेंगे, या आपकी स्वीट विल है, लेकिन दोनों के नहीं रहेंगे आप, ये तय है। और हमने कहा कि कानून पहले तो आपको खुद काम करने का अवसर ये देता है, और जब आप काम नहीं करते खुद, तो फिर कानून कठोर व्यवहार आपके साथ ये शुरू करता है। पहले तो आपको काम करने का खुद अवसर देता है कि खुद ही कर लो जो कुछ करना है, वो यहां किया है। प्रथमतः आपको खुद अवसर रहेगा, ये कहां लिखा है? इसी में लिखा है, इन लाइनों के साथ, कि संसद के दोनों सदनों का कोई व्यक्ति सदस्य नहीं होगा, मीनिंग देयर बाय इट इज अ गाइडलाइन फॉर यू कि इफ यू हैव बीन इलेक्टेड, ठीक, एज अ मेंबर, दोनों सदनों के सदस्य आप इलेक्ट हो गए, तो आप इस लाइन का सम्मान करें और दोनों सदनों के सदस्य न रहें, अपनी इच्छा से तय कर लें आप किस सदन के सदस्य रहना चाहते हैं। नहीं करेंगे तो फिर कानून खुद व्यवस्था करेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था करने का ही नाम है। तो फिर संसद विधि बनाकर वो बंद करेगी कि आप दोनों सदनों में से किसके सदस्य रहेंगे और कितनी समय सीमा आपको दी जाएगी अपने विकल्प का उपयोग करने के लिए, क्योंकि अनंत समय सीमा आपको नहीं मिल सकती। आपको अपने विकल्प का जो प्रयोग करना है, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, 15 दिन, समय सीमा भी संसद विधि बनाकर फिक्स करेगी। और संसद ने इस संबंध में विधि बनाई है। संभवतः जहां तक हमें याद पड़ रहा है, अगर दोनों सदनों के सदस्य आप हो जाते हैं और खुद रिक्त नहीं करते तो आप राज्यसभा के शायद मेंबर माने जाएंगे, लोकसभा के नहीं माने जाएंगे, ऐसा कुछ है। यह भी हो सकता है विष वर्षा हो, हमें याद ना हो, लेकिन दोनों के सदस्य आप नहीं होंगे, ये तय है। अगर आप विधानसभा के मेंबर हैं राज्यों की, और लोकसभा या राज्यसभा इसके भी मेंबर हो जाते, तो भी आप एक सदन के ही सदस्य रहेंगे। और वही बात कि आपको अपने विकल्पों का उपयोग करने के लिए एक समय दिया जाएगा, लेकिन वो समय इतना नहीं हो सकता कि अयुक्त संगत ये लगने लगे। 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन ये मिल सकते हैं, उतने में आपने अपने विकल्प का उपयोग नहीं किया तो आप सबसे निचले सदन के मेंबर रह जाएंगे। क्या होगा? आप विधानसभा के ही मेंबर रह जाएंगे, सदन के, संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य आप हुए थे वहां आपका स्थान रिक्त हुआ मान लिया जाएगा। ऐसा मान लिया जाएगा मानो आपने वहां स्थान रिक्त कर दिया है, ये स्वयं संविधान में ही लिख दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य नहीं होगा, ठीक है, जब गलत शब्द लग गया, कोई व्यक्ति लिखा है कि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य नहीं होगा। तो पहली लाइन आपके लिए आ गई गाइडलाइन के तौर पर कि दोनों के सदस्य आप नहीं होंगे, कि राज्य के जो विधानमंडल है उनके जो सदन है उनमें से किसी के मेंबर हों और संसद के मेंबर ये भी हो जाए और दोनों बने रहें, ये संभव नहीं होगा, सीधी बात। और यदि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि के समाप्ति के पश्चात जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा। संसद में रिक्त होगा, और यही पूछता है प्री में, कहां रिक्त होगा? राज्यों के विधानमंडल में नहीं, संसद में रिक्त हो जाएगा। यदि उसने राज्य विधानमंडल में अपने
स्थान को पहले ही रिक्त नहीं कर दिया, और राष्ट्रपति नियमों द्वारा वो विहित, ठीक है, अवधि करेंगे जिसके भीतर आपको अपने विकल्प का चुनाव करना है। राष्ट्रपति नियम बनाकर वो टाइम लिमिट तय करेंगे जिसके भीतर आपको यह तय करना है कि आप संसद के सदन के सदस्य रहोगे और या फिर आप विधानसभा या विधान परिषद जहां जहां हैं उनके सदस्य रहोगे। और अगर आप अपने विकल्प का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत रहते हुए उस समय सीमा में जो नियमों में विहित की गई नहीं करते हो, तो फिर आपका स्थान संसद में रिक्त हुआ यह माना जाएगा, ठीक है। और यदि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्हरकित कर दिया जाता है, ठीक है, स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के, अच्छा वो हम दूसरा पढ़ने लगे, ठीक है, ये आपका हम 102 पढ़ने लगे। 101 2 के बाद 101 सबसेक्शन 3 कहता है यदि संसद के किसी सदन का सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 या खंड 2 में वर्णित किसी निरर्थकता से ग्रस्त हो जाता है या यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्यागपत्र यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। 101 ये बता रहा है कि संसद के सदस्य कब कब सदस्य नहीं रहेंगे। तो एक स्थिति आई कि आप संसद के दोनों सदनों के सदस्य ये चुन लिए गए और आप एक से इस्तीफा नहीं देते हैं, एक में अपना स्थान नहीं छोड़ते, तो फिर संसद विधि बनाकर वो बंद करेगी और आपका संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के मुताबिक एक सदन में स्थान रिक्त हुआ मान लिया जाएगा और दूसरे के आप मेंबर रहोगे। अगर आप राज्यों के विधानमंडल इनके सदस्य और संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन के सदस्य दोनों हो जाते हो तो दोनों साथ नहीं रहोगे। राष्ट्रपति नियम के माध्यम से वो भी अवधि प्रिस्क्राइब करेंगे जिसके भीतर आपको एक सदस्यता का त्याग करना होगा, और अगर आप नहीं करते विहित अवधि के भीतर तो आप राज्य के विधानमंडल के सदनों के सदस्य रह जाएंगे, संसद में आपका सदन स्थान रिक्त हुआ मान लिया जाएगा। एक और तरीका, अभी इसके बाद अनुच्छेद 102 आएगा। अनुच्छेद 102 बताएगा कि ये डिसेबिलिटीज हैं जो आप में नहीं होनी चाहिए। अगर आप संसद के सदस्य होना चाहते हैं और 102 में वर्णित कोई डिसेबिलिटी आप में आ गई तो भी आप संसद के सदस्य नहीं रहेंगे। और इसके अलावा आप अपनी इच्छा से इस्तीफा देकर संसद की सदस्यता छोड़ सकते हो, लेकिन अगर इस्तीफा आपने दिया है तो उसके संबंध में क्या है स्थिति है, कहता है परंतु उपखंड ख में निर्दिष्ट त्याग पत्र की दशा में यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच के पश्चात जो वह ठीक समझे यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है, तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा। यानी यह भी ठीक है कि आप संसद के सदन की सदस्यता का त्याग ये करना चाहते हैं, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कैसे? त्यागपत्र देकर। अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं अध्यक्ष को दे दीजिए, राज्यसभा के सदस्य हैं सभापति को दे दीजिए। लेकिन अगर अध्यक्ष या सभापति उन्हें यह लगता है कि जो त्यागपत्र उनके पास आया है वो असली नहीं है, यह स्वैच्छिक नहीं है, और ऐसा उन्हें कैसे लगता है, किसी स्रोत से प्राप्त जानकारी
के आधार पर कोई सोर्स है, उससे उन्हें जानकारी मिली है कि ऐसा त्यागपत्र या तो असली नहीं है या स्वैच्छिक नहीं है, या फिर उन्होंने खुद कोई जांच की है जिसके परिणाम स्वरूप वो इस निष्कर्ष पर आ गए, तो फिर वे त्यागपत्र को अस्वीकार ये भी कर सकेंगे। त्यागपत्र पहुंच गया और वो स्वीकार कर ले, कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ऐसे तो कोई किसी से त्यागपत्र लिखवाकर जबरदस्ती और उनके पास भिजवा देगा और वो संसद के सदस्य न रह जाए, ऐसी दशा नहीं है। ठीक है, और 101 सबसेक्शन 4 ये कहता है यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा। ये नहीं कि उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, ये सब शब्द नहीं लिखे, यानी दो बातें आ गई। कहता है कि संसद के जो सदन है उनका अधिवेशन चल रहा है, वे सत्र में है और लगातार 60 दिन आप अनुपस्थित हो और आप संसद के उस सदन के सदस्य हो, तो फिर या तो छुट्टी लो जैसे आप अपने बॉस से लेते हो, क्योंकि लिखा है ना संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना, यानी या तो परमिशन लीजिए, अगर आपने परमिशन ले रखी फिर आप 60 दिन लगातार अनुपस्थित रहे, कोई प्रभाव कोई परिणाम नहीं होगा। लेकिन अगर सदन की अनुज्ञा भी नहीं है और सदन का अधिवेशन चल रहा है, लगातार 60 दिन आप अनुपस्थित हो और आप सदन के सदस्य हो, तो फिर आपकी सदस्यता स्वयं संसद का वो सदन समाप्त कर सकेगा। कोई जरूरी नहीं है समाप्त कर ही दे, लेकिन अगर करना चाहेगा तो कर भी देगा। ठीक है, तो ये तरीके हैं जिनके माध्यम से जो संसद के सदस्य हैं वे सदस्य नहीं रह जाएंगे। 101 और ये खूब पूछा जाता है कि सदन के जो सदस्य हैं वे जिन स्थितियों में सदस्य नहीं रह जाएंगे उनकी चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में हुई है, तो 101 वे शपथ और प्रतिज्ञान किसमें करेंगे, 99 में, उनके कर्मचारी वृंद और सचिवालय की स्थापना किसमें, 98, ये सब पूछा जाता है। तो आपको ये बेर याद होना चाहिए। आगे ये कह रहा है कि परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। ठीक है, 60 दिन इनकी गणना करने में वो समय हिसाब में नहीं लेंगे जिसके दौरान सदन का सत्र अवसान की स्थिति में आ जाता है, यानी लोकसभा का सेशन चालू था, इस सेशन में आप 30 दिन अनुपस्थित रहे, सेशन खत्म हो गया, दोबारा फिर सेशन शुरू हुआ, एक साल में मिनिमम कितने दिन, ठीक है 6 महीने स्थगित रह सकता है सदन का सत्र, उसके बाद तो चलना ही चलना है। और आपको बताया कि ये मिनिमम है, लेकिन सरकार कम से कम 3 तो चलाती ही है। अब संसद का एक सत्र चला, उसमें 30 दिन आप अनुपस्थित रहे, उसके बाद सत्र अवसान हो गया, दूसरा चला, फिर 30 दिन आप अनुपस्थित हो गए, तो आप 30 दिन उधर हो गए, 30 दिन उधर हो गए, 60 दिन तो यही हो गए, और बीच में सत्र अवसान रहा है, तो संसद के सत्रों से 60 दिन से ज्यादा अवधि के लिए आप अनुपस्थित हो गए, 60 दिन से अधिक अवधि के लिए, 30 दिन इधर रहे, 30 दिन उधर रहे, और बीच में सत्र अवसान रहा है। ठीक है, तो 60 दिन से अधिक अवधि के लिए, और मिनिमम कितना है 60 दिन, लेकिन फिर भी आपकी सदस्यता नहीं जाएगी,
क्यों उन्होंने कहा कि 60 दिन की अवधि की गणना में उस अवधि को शामिल नहीं करेंगे जिस दौरान संसद का सत्र सत्रावसित रहा है, वो अवधि गणना में नहीं ली जाएगी। यानी 30 दिन पहले वाले गणना में नहीं होंगे। दोबारा सत्र चला, 30 दिन आप फिर अनुपस्थित हैं, 31वें दिन आ गए, तो ये नहीं माना जाएगा आप 60 दिन या उससे अधिक अनुपस्थित रहे, माना यह जाएगा आप 30 दिन बाद आ गए, ऐसे माना जाएगा। या फिर संसद का सत्र चल रहा है और 4 दिन हाउस एडजर्न रहा क्योंकि हंगामा होने लगा। आप देखते हैं संसद के सत्र स्थगित हो जाते हैं और 4 दिन से ज्यादा, 4 दिन मिनिमम या उससे ज्यादा स्थगित रहा, लेकिन आप लगातार अनुपस्थित थे, ठीक है, और 60 दिन बाद आप आ गए। अब सवाल यह है कि 60 दिन लगातार आप अनुपस्थित रहे या नहीं। अगर सदन चाहे तो इस पर विचार ही न करें, क्योंकि कर सकेगा ये लिखा है, करेगा ये तो लिखा नहीं, लेकिन सदन ने ये तय किया कि हम करेंगे, तो 60 दिन की अवधि की गणना जब करेंगे तो वो अवधि निकालेंगे जिस अवधि के दौरान सदन 4 दिन या उससे ज्यादा की अवधि के लिए स्थगित रहा है। उसे निकालने के बाद अगर 60 दिन बनते हैं तो फिर सदस्यता जा सकती है, अन्यथा नहीं। ये 101 तक हुआ। यहां तक थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बोरिंग है, मजा नहीं आता, क्योंकि मजा इसलिए नहीं आता कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्चुअल नहीं है, मैकेनिकल है, सिर्फ गणना की बातें हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन अब 102 और 103 और 102 और 103 मिलाकर पढ़े जाएंगे और वो तय करेंगे कि अगर कुछ अयोग्यताएं आप में आ गई तो आप सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। 101 भी उन स्थितियों की चर्चा कर रहा है जिनमें आप सदन के सदस्य नहीं रहेंगे, लेकिन वहां स्वयं आप में कोई अयोग्यता नहीं है, बल्कि आपने कुछ कर दिया जिसकी वजह से आप सदन के सदस्य नहीं रहे, या कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आप सदन के सदस्य नहीं रहे। अब 102 और 103 में उन योग्यताओं की चर्चा होगी और उन अयोग्यताओं की चर्चा होगी जिनके होने या न होने के आधार पर आप सदन के सदस्य होने के अयोग्य हो जाओगे। वो कॉन्सेप्चुअल भी है, वो अच्छा भी है। तो अगली क्लास में 102 और 103